वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम i33 अर्निंग्स पर शेयर में बेसिक ईपीएस का जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग्स पर बात करेंगे और फिर अर्निंग में जो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं खास तौर पे डिविडेंड से रिलेटेड, प्रेफरेंस डिविडेंड से रिलेटेड। तो हम रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड को, इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड को, फिर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर हो या नॉट डिक्लेयर्ड हो दोनों सिचुएशन में, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड को, और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड अगर डिक्लेयर ना हुआ हो तो तब भी इन सब एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करेंगे जो कि हमें प्रॉफिट की फिगर में लेनी होती हैं। और उसके बाद हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में किन किन चीज़ों का इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पर अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होती है, एक अर्निंग और दूसरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो इन दो फैक्टर्स को देखकर वन बाय वन हम आगे चलेंगे। तो अर्निंग के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो बेसिक ईपीएस का जो फार्मूला है वो है कि अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इन इशू ड्यूरिंग द पीरियड। अब इस वीडियो में हमारा जो फोकस है वो अर्निंग्स पर होगा और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, और उसके बाद हर पॉसिबिलिटी के ऊपर सेपरेट वीडियो एक बनाकर उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फोकस जो है वो हमारा अर्निंग्स पर और अर्निंग्स के अंदर जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उस पर है। तो पहली बात तो ये कि जब हम अर्निंग्स की बात करते हैं तो यूजुअली इसका मतलब क्या है। यूजुअली इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्योंकि आप कह रहे हैं अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, यानी वो अर्निंग जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए बच जाएगी। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए वही अर्निंग बचेगी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद, लेस करने के बाद जो बाकी बचेगा उस पर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का हक होगा। जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होते हैं, अब कंसोलिडेशन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर उसको कहते हैं कि अगर जैसे पेरेंट कंपनी की या होल्डिंग कंपनी की दूसरी कंपनी में 80% शेयर हैं तो बाकी जिन लोगों के 20% शेयर हैं उनको एनसीआई का शेयर कहते हैं। तो उनका हिस्सा भी निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, एनसीआई का शेयर भी लेस कर देना है यानी जो आउटसाइडर्स हैं ग्रुप के, और प्रेफरेंस डिविडेंड को भी लेस करना है। तो ये जो पैसे बच जाएंगे वो जो एंटिटी होगी उसके ऑनर्स के लिए एट्रीब्यूटेबल होंगे, उसके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल होंगे। तो ये प्रॉफिट की फिगर हमें ऐसे लेनी होती है। इसमें फिर फर्दर एक अर्निंग का इम्पैक्ट ये भी है कि जो i33 की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने जब अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करना है तो नॉर्मली जो अर्निंग्स ली जाती हैं वो फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ली जाती हैं। अब कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ये बेसिकली एक सेपरेट स्टैंडर्ड है IFRS 5 जिसका टाइटल है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो उसमें कवर होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में डाटा दिया हुआ होगा कि ये प्रॉफिट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है और ये प्रॉफिट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का है और हमने उससे कवर करना है। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है उसकी तो जो ईपीएस हम कैलकुलेट करते हैं उससे वो तो हमें प्रॉफिट और लॉस के फेस पर डिस्क्लोज करनी होती है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जहां बनी हुई होती है उसके साथ ही बतानी होती है। जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं उनकी भी ईपीएस कैलकुलेट होती है, वो सेपरेटली होती है और उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि वो नोट्स में भी कर सकते हैं प्रेजेंट और फेस पे भी कर सकते हैं, यानी रिक्वायरमेंट फेस पर करने की लाजमी नहीं है, नोट्स में कर दें तो दैट वुड बी गुड इनफ। तो ये हमारा अर्निंग से रिलेटेड फोकस है और अब हम डिफरेंट एडजस्टमेंट्स जो अर्निंग में होती हैं उनकी तरफ चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहला फोकस हम देखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड का। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उन्हें हम लायबिलिटी के तौर पे क्लासिफाई करते हैं। तो उनका जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड कंसीडर नहीं होता, वो फाइनेंस कॉस्ट कंसीडर होता है, उसे प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनाते हैं। तो जब हमें कोई प्रॉफिट और लॉस की फिगर गिवन होती है तो जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर गिवन है तो उसमें तो वो ऑलरेडी जो फाइनेंस कॉस्ट होती है वो डिडक्ट हुई भी होती है और हमें मजीद कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड अगर सही अकाउंटिंग हुई है। अगर एरर हुआ हुआ है तो वो ठीक है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा, बट नॉर्मल अकाउंटिंग का मतलब है कि इट इज ऑल गुड, नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। In the year ended 31st December 2001, Ghalib Limited made profit after tax of 3.5 million. Of this, 3 million was from continuing operation and 500,000 from discontinued operation. GL paid
ordinary dividend of 150,000 and preference dividend of 65,000. The preference shares were correctly classified as liabilities. यानी ये प्रेफरेंस डिविडेंड हमें लेस करने की जरूरत नहीं है, ये जो ऑलरेडी हमारे पास 3 मिलियन और 500,000 की अमाउंट है इसमें से लेस हुआ हुआ है, बेसिकली कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाली अमाउंट में से लेस हुआ हुआ है, तो हमें फर्दर इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. So GL had 1 million ordinary shares of 10 each in issue throughout the year. यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 1 मिलियन है, तो हमने इसकी बेस पर EPS कैलकुलेट करनी है, बेसिक EPS. तो आंसर की तरफ चलते हैं. पहले हम बेसिक EPS कैलकुलेट कर लेते हैं कंटिन्यूड ऑपरेशंस की, जो हमारे ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं. तो उसमें हमारे पास जो अर्निंग है दैट इज 3 मिलियन, नंबर ऑफ शेयर हैं 1 मिलियन और EPS आ जाएगी 3 पर शेयर. अब हमें कैलकुलेट करना है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को, उसकी EPS निकालेंगे तो उसका जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो 500,000 है. इसमें लॉस भी हो सकता है, फिर लॉस पर शेयर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर के बजाय. और नंबर ऑफ शेयर वंस अगेन 1 मिलियन, सेम डिनोमिनेटर यूज होगा. तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5 पर शेयर. तो प्रोबेबली क्योंकि बहुत कम प्रॉफिट आ रहा था तो इस वजह से उन ऑपरेशंस को शायद डिसकंटिन्यू कर दिया हो बिजनेस ने, ये पता चल रहा है. जो इस पूरे पॉइंट में समझने वाली बात थी वो ये थी कि हमें प्रेफरेंस डिविडेंड की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी थी, क्योंकि ये लायबिलिटी के तौर पर क्लासिफाई हुए हुए थे. और लायबिलिटी के तौर पर क्लासिफाई होने का मतलब है कि इनका जो डिविडेंड है वो फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर ऑलरेडी लेस हुआ हुआ है, आपको दोबारा लेस करने की जरूरत नहीं है. अब एडजस्टमेंट देखते हैं कि जहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से रिलेट करता हो. तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं वो इक्विटी ट्रीट होते हैं और उनका डिविडेंड प्रॉफिट और लॉस में लेस नहीं होता, बल्कि उनका डिविडेंड डिस्क्लोज किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में. तो इस डिविडेंड को हमें प्रॉफिट में से डिडक्ट करना होता है ताकि हमारे पास वो प्रॉफिट आ जाए जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए एट्रीब्यूटेबल है. तो इस पर अब क्वेश्चन देखते हैं कि 31 दिसंबर 2001 का ईयर एंड है. जाजिब लिमिटेड ने प्रॉफिट अर्न किया 3.5 मिलियन का. वंस अगेन 3 मिलियन ही कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से और 500,000 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से. JL पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 150,000 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 65,000. अच्छा, ऑर्डिनरी डिविडेंड तो अभी लेस नहीं करना क्योंकि उसके लिए तो एट्रीब्यूटेबल होता है. प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज इक्विटी, तो इक्विटी के थे तो इन्हें तो लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो प्रॉफिट और लॉस में ऑलरेडी लेस नहीं हुए हुए. तो JL had 1 million ordinary shares of ₹10 each. तो अब हमारे आंसर में फर्क आ जाएगा. सेम रिक्वायरमेंट है, बेसिक EPS कैलकुलेट करेंगे. अगर प्रीवियस एग्जांपल के साथ कंपेयर करें, द ओनली डिफरेंस इज दिस कि वहां पर जो प्रेफरेंस शेयर थे वो करेक्टली क्लासिफाइड थे एज लायबिलिटी, यहां पे जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो करेक्टली क्लासिफाइड हैं एज इक्विटी, यानी इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड. तो हमारा जो आंसर बनेगा उसमें हम बेसिक EPS जब कंटिन्यूड ऑपरेशंस की लेंगे तो हमारा प्रॉफिट है 3 मिलियन और प्रेफरेंस डिविडेंड है 65,000. तो ये लेस करना होगा, तभी हमारे पास वो अर्निंग्स आएंगी जो एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होंगी. और फिर अब हम नंबर ऑफ शेयर्स ले लेते हैं. 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो EPS आ जाएगी ₹2.94 पर शेयर. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बेसिक EPS जब कैलकुलेट करेंगे तो वो पहले की तरह सेम ही होगी. 500,000 का प्रॉफिट है और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 मिलियन. तो इस बेसिस पर EPS 0.5 पर शेयर आएगी. तो प्रीवियस एग्जांपल में और इसमें फर्क जो है वो आंसर में इस जगह पर है, क्वेश्चन में इस जगह पर है. तो जब लायबिलिटीज के तौर पे क्लासिफाई हुए होते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड या उससे रिलेटेड शेयर्स तो फिर आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, और जहां पर वो इक्विटी के तौर पे क्लासिफाई हुए होते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. अब हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉन्सेप्ट देखेंगे. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पहले तो जनरली डिस्कस कर लेते हैं. तो कॉन्सेप्ट असल में ये होता है कि जब प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड क्यूमुलेटिव हो तो अगर आपने किसी ईयर में डिविडेंड नहीं भी दिया तो नेक्स्ट ईयर में जब डिविडेंड देना पड़ता है तो प्रीवियस वाला भी साथ जमा करके देना पड़ता है. क्यूमुलेट होकर जो क्यूमुलेट होता जाता है वो क्यूमुलेटेड आपको डिविडेंड देना पड़ता है. यानी अगर आपने 1 साल नहीं दिया, दूसरे साल में दे रहे हैं तो 2 सालों का देंगे आप. इस वजह से जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जब क्यूमुलेटिव हो तो इस डिविडेंड को आपने कंसीडर करना है चाहे वो डिक्लेयर हो या ना हो. क्योंकि अगर इस साल डिक्लेयर नहीं किया तो अगले साल देना पड़ जाएगा, अगले साल नहीं किया तो उससे अगले साल देना पड़ जाएगा.
तो डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में आपने उसको जो है कंसीडर करना है, उसको एडजस्टमेंट उसकी करनी है। क्वेश्चन देखते हैं। In the year ended 31st December 2001, Akil Limited made profit after tax of 3.5 million. AL has 1 million 10% cumulative preference shares in issue. This would entitle the investor to receive a dividend of 100,000 if declared. अब डिक्लेयर हुए हैं या नहीं हुए इससे फर्क नहीं पड़ता, एडजस्टमेंट होनी है। तो 100,000 का जो है ना उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है। जो ऑर्डिनरी शेयर हैं वो 1 मिलियन के हैं और रिक्वायरमेंट है कि हमने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग सेपरेट नहीं दिया हुआ तो हम अज्यूम करेंगे कि सारा जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का ही है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट इज 3.5 मिलियन। क्योंकि डिविडेंड क्यूमुलेटिव है तो 100,000 की हम जो एडजस्टमेंट है वो भी करेंगे। 3.5 मिलियन में से 100,000 लेस करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.4 शेयर्स। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमने 100,000 की एडजस्टमेंट की है ये क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड की है, चाहे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो, दोनों सूरतों में ये एडजस्टमेंट की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो जहां पे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड हो और डिक्लेयर किए गए हों तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव हैं और उनको सिर्फ तब एडजस्टमेंट के लिए लेना है अगर वो डिक्लेयर हुए, यानी डिक्लेयर नहीं हुए तो कंसीडर नहीं करेंगे, डिक्लेयर हुए हैं तो कंसीडर करेंगे। तो सिमिलर डाटा ही है क्वेश्चन का कि 3.5 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अदील लिमिटेड का और इनके पास 1 मिलियन के नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं। तो अगर डिक्लेयर होगा तो 100,000 देना होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स और ईपीएस कैलकुलेट करनी है। आंसर की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो अर्निंग्स हैं 3.5 मिलियन की हैं, उसमें एडजस्टमेंट हमें करनी है 100,000 की और वो इसलिए करनी है क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। अगर डिक्लेयर ना हुआ होता तो ये एडजस्टमेंट ना करते। फिर 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 3.4 पर शेयर। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल देखेंगे उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होगा, यहां पे था डिक्लेयर्ड और उसमें होगा कि डिक्लेयर नहीं हुआ और उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट फिर नहीं की जाएगी क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड वाले होंगे। तो नॉट डिक्लेयर्ड वाला सिनेरियो देख रहे हैं अब हम। सेम कॉन्सेप्ट कि अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो उसे सिर्फ तब कंसीडर करते हैं अगर डिक्लेयर हुआ हो। क्वेश्चन जो अब हमारे पास है, काशिफ लिमिटेड पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3.5 मिलियन, 1 मिलियन के 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है। दिस वुड एंटाइटल द इन्वेस्टर टू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 100,000 इफ डिक्लेयर्ड। प्रेफरेंस डिविडेंड वाज नॉट डिक्लेयर्ड। 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है। तो आंसर जब हम बनाएंगे तो हम जस्ट 3.5 मिलियन लेंगे। हमने अब 100,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिया क्योंकि वो नॉन क्यूमुलेटिव है और डिक्लेयर भी नहीं हुआ। नॉन क्यूमुलेटिव और डिक्लेयर नहीं हुआ तो अब कंपनी ने नहीं देने। जब नेक्स्ट ईयर्स में देगी कंपनी तो नेक्स्ट ईयर्स का ही देगी, ये पुराना वाला अब कंपनी के लिए ड्यू नहीं होगा और जब ड्यू होगा ही नहीं तो इससे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 1 मिलियन है तो ईपीएस आ जाएगी 3.5 पर शेयर। तो ये डिफरेंट एडजस्टमेंट्स थी जो प्रेफरेंस डिविडेंड की प्रॉफिट के ऊपर होती हैं और हमारी वीडियो का मेन फोकस जो है वो अर्निंग्स के ऊपर ही था। दूसरा इम्पैक्ट जो होता है वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का होता है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को भी ड्यूरिंग द ईयर हमने देखना होता है कि कितने शेयर इन इशू थे। वैसे तो ये बड़ा आसान होता है अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के शेयर चेंज नहीं हुए, जैसे अभी हमने क्वेश्चंस की हर जगह पे 1 मिलियन शेयर थे और साल के शुरू से एंड तक 1 मिलियन ही रहे तो वही वेटेड एवरेज नंबर बन जाता है, उसमें तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहां पर शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर चेंज होगा तो उस पर फिर IAS 33 गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमने फिर उसमें वेटेड एवरेज कैसे लेनी है। अब बहुत सारे वेज हैं जिसमें नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी नए शेयर इशू कर देती है फुल मार्केट प्राइस पर, यानी जितने का मार्केट वैल्यू है शेयर की उतने के ही नए शेयर इशू होते हैं।
तो इससे जो रिसोर्सेज में प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट पड़ता है। फिर ऐसा भी शेयर्स का इशू होता है जिससे कोई पैसे नहीं आते, लाइक नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाते हैं लेकिन एंटिटी के पास कोई एडिशनल रिसोर्स नहीं आता, जिस तरह बोनस इशू है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं इसे। फिर कॉन्सेप्ट है राइट इशू का, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी प्रोपोर्शनेट होल्डिंग के हिसाब से नई शेयर इशू करती है, और ये मार्केट रेट से कम वैल्यू पर इशू होते हैं, यानी पैसे आ रहे होते हैं लेकिन पूरे नहीं आ रहे होते। फिर एक कॉन्सेप्ट है शेयर स्प्लिट का, यानी जहां पर कंपनी पहले 10 रुपए का एक शेयर होता है तो अब हम अपने शेयर होल्डर को 2 शेयर्स उसके बदले इशू कर देते हैं 5-5 रुपए वाले। या शेयर कंसोलिडेशन का जो इशू है, शेयर कंसोलिडेशन में क्या होता है कि कंपनी कहती है कि जी पहले 10-10 रुपए का एक शेयर है तो 10 शेयर्स के अगेंस्ट अपने शेयर होल्डर को वो एक शेयर इशू कर देंगे 100 रुपीज का एक। तो ओवरऑल जो है कंपनी के रिसोर्सेज में फर्क नहीं पड़ेगा, ना बोनस इशू में फर्क पड़ता है, ना शेयर स्प्लिट में पड़ता है, ना शेयर कंसोलिडेशन में पड़ता है। तो इन 3 सिचुएशन में कंपनी के पास रिसोर्सेज में चेंज नहीं आ रहा होता। और यहां पर आप नोटिस करेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स अबव मार्केट प्राइस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो लॉजिकली नहीं है। अगर आप मार्केट वैल्यू से ऊपर शेयर इशू करेंगे तो कोई भी खरीदेगा ही नहीं। वाई एनीवन वुड बाय शेयर्स हायर देन व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो फुल मार्केट प्राइस पर हो सकता है, उससे कम पर हो सकता है, फॉर नो कंसिडरेशन हो सकता है, जस्ट शेयर्स का नंबर चेंज हो सकता है स्प्लिट और कंसोलिडेशन के थ्रू, और उसमें ओवरऑल कंपनी के रिसोर्सेज चेंज नहीं हो रहे होते। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज होंगी वो 1 बाय 1 इनमें से हर इशू को कवर कर रही होंगी। आज का जो वीडियो का फोकस था वो अर्निंग्स पर था, और अर्निंग्स में खास तौर पर उन एडजस्टमेंट्स पर था जो प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से अर्निंग्स पर पड़ती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।